अब यूनिट 3 में इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी, और इसमें क्वेश्चन 6 है, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग इन इंडिया। ये इन लिखा है ना, वो हटा दे। इंडस्ट्रियल के बाद जो इन लिखा है ना, वो हटा दे। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंपोर्टेंट ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स यानी लिमिटेशन, कहाँ कहाँ पे जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस है ना वो कम पड़ता है इंडिया में। एक तो बैकवर्ड फाइनेंशियल सिस्टम, यानी आज भी इंडिया की फाइनेंशियल सिस्टम इतनी डेवलप नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। जिस तरह का कैपिटल मार्केट, जिसके अंदर से हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल मिले, लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिले, चाहे वो इक्विटी हो या डेट। इक्विटी यानी शेयर्स, और डेट यानी डिवेंचर, बॉन्ड और पब्लिक डिपॉजिट, वो बहुत ही स्मॉल मार्केट है। इट ऑलवेज फेल्स टू प्रोवाइड रिस्क कैपिटल इन एडिक्वेट क्वांटिटी, यानी जो कैपिटल है वो तुमको जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतनी क्वांटिटी में मिलती ही नहीं है। द डेवलपमेंट ऑफ नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इज ऑल्सो वेरी पुअर। नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज यानी मतलब कौन? ये बजाज फाइनेंस जैसी इंस्टीट्यूशन, बजाज फाइनेंस, आईडीएफसी, ये सब जैसी इंस्टीट्यूशंस, ये बहुत कम डेवलप हुई है इंडिया में। फिर पॉसिटी ऑफ फंड्स। अब पॉसिटी मतलब रुक जाना, या तो इनएडिक्वेट सप्लाई होना, उसको पॉसिटी बोला जाता है। अनदर डिफेक्ट, अब डिफेक्ट का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है इसमें, DEFECTS आएगा, एक ही जगह ई लिखो। of industrial finance is that it is inadequate for the continuously growing and large requirements, especially to meet the needs of large industries। यानी बड़ी इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये मार्केट इतना अच्छा नहीं है। मोर ओवर, इतना इनफ नहीं है, यानी मोर ओवर द स्मॉल इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस इन एन एक्यूट मैनर। एक्यूट मैनर का मतलब, यानी मतलब अगर ऐसा बोल किसी के साथ कंपैरिजन करो तो उसको रिलेटिव बोलते हैं, लेकिन एक्यूट का मतलब हम ऐसा मानते हैं कि पैसे है ही नहीं। अगर वो पैसे लेने जाते हैं तो बैंकों के पास पैसे नहीं है। Besides, the securing and servicing of foreign funds are becoming difficult and expensive। Securing मतलब दूसरी कंट्री से पैसा लाना, और सर्विसिंग का मतलब अगर मैं उसको रेज करने के लिए पैसा, समझो मुझे फीस देनी पड़ेगी ना उसके लिए, अगर मैं बाहर से पैसा लाता हूँ तो उसके लिए डॉक्यूमेंट का या वगैरह फीस देनी पड़ती है। ये सब बहुत एक्सपेंसिव है, डिफिकल्ट है। फिर अनसेटिस्फैक्टरी इंटरेस्ट स्ट्रक्चर, इंटरेस्ट रेट शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, उसके लिए जो भी इंटरेस्ट रेट हमने सेट किया हुआ है वो मोर और लेस अनसेटिस्फैक्टरी है। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया जाता और एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं होते। अगर किसी की गरज ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज किया जाएगा। जो इंडिजीनियस मनी लेंडर, ये इंडिजीनियस मनी लेंडर का मतलब क्या? जो लोग ऐसे हैं ना कि जो बैंक के सिवा पैसे देते हैं, यानी खानगी में जो पैसे देते हैं, बराबर, यानी शराफी, बेड़ी, श्रॉफ वगैरह, वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और इससे मार्केट में जो पूरा रेट का स्ट्रक्चर है ना, वो इंटरेस्ट रेट का स्ट्रक्चर पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। फिर आता है नेक्स्ट, देखो, लैक ऑफ एडिक्वेट कैपिटल फॉर्मेशन। इंडस्ट्रियल फाइनेंस यूजुअली सफर्स फ्रॉम लैक ऑफ एडिक्वेट कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब मूडी सर्जन। पैसा तब किसी को लोन की तरह से दिया जाएगा जब बैंक के पास पैसा आएगा। अब बैंक के पास पैसा कब आएगा? जब लोग सेविंग्स करेंगे, और सेविंग्स करके भी बैंक के अंदर अगर पैसा ना रखे और घरों के अंदर पैसा रखे तो कोई मतलब बनता नहीं है। तो कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए। देयर आर इनहेरेंट डिफिकल्टीज इन ऑफ मोबिलाइजिंग। इनहेरेंट यानी हिडन, छुपायली। मोबिलाइजिंग यानी मूविंग, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। तो गांव की जो इनकम है ना वो सिटी एरियाज तक लाना डिफिकल्ट हो जाता है, और इवन गांव के लोग गांव के अंदर पैसा देने से कतराते हैं। फिर आता है डिफिकल्टीज ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज।
Small industries located both in urban and rural areas are facing serious problem in realizing adequate finance. The problems faced by SSIs are varied. SSIs यानी small scale industries, वो अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करती है. अब कौन कौन से प्रॉब्लम्स है? तो 4 अलग अलग प्रॉब्लम्स है. इसमें 3 दिखते हैं तुमको, लेकिन फाइनली बीच में लिखा हुआ है, मैं बताऊंगा तुमको. पहला प्रॉब्लम ये है कि इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस अवेलेबल नहीं है. इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस यानी संस्थाकीय धीरांजन आपने कही है. उसका मतलब क्या कि कोई इंस्टीट्यूट के पास जाओ, ऐसे लोग नहीं जो खानगी में पैसा देते हैं या तो डॉक्यूमेंट के बिना पैसा देते, वैसे नहीं, पर पूरे प्रोसेस के साथ में जो तुमको पैसा देने, वैसे लोगों के पास जाओ. वो फाइनेंस अवेलेबल नहीं होता. इवन टिल टुडे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस exclusively meant for SSI units have not been yet set up in all the states of the country. SSI है यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को फाइनेंस करने के लिए नहीं है. फाइनेंस करने के लिए जो इंस्टीट्यूट होनी चाहिए वो हर स्टेट में नहीं अवेलेबल है. एक सिडबी है, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये फाइनेंस देती है. बड़ौदा में ब्रांच है उसकी, पर अगर अपने छोटे छोटे जिलों के अंदर देखें ना तो वहां पे ब्रांच ना मिले. सेकेंडली, इन मीटिंग द शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ SSI, शॉर्ट टर्म नीड्स यानी एक आध साल के लिए अगर पैसे की जरूरत पड़े तो बैंक और दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसके पास से सिक्योरिटी, अंडरलाइन करो, सिक्योरिटी मांगेगी. सिक्योरिटी मतलब गिरवी मांगेगी. और to them showing least regard to potentials and other qualities of SSI units, the credit worthiness of these units. यानी मतलब ये लोग क्या जता रहे हैं, बैंक ऐसा जताती है कि तुम्हारे पास क्रेडिट वर्दीनेस, मतलब तुम्हारे पास बाजार में इतनी शाख नहीं है कि जिससे तुम पैसा ले पाओ. शाख होने तो कोई चीज गिरवी ना रखनी पड़े, लेकिन शाख बिना अगर पैसे ले जाए तो अपने को चीजों को गिरवी रखना पड़ता है. Thirdly, in respect of long-term capital also, that is raising share capital, SSI units are getting less favor. लॉन्ग टर्म के लिए भी आपके पास इतनी फेवर नहीं दी जाती. मतलब पहले लॉन्ग इंडस्ट्री को यानी लार्ज इंडस्ट्री, सॉरी लॉन्ग नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंस यानी लार्ज इंडस्ट्रीज को पैसा दिया जाता है, बाद में इसका नंबर आता है. और ये देखो आया फाइनली. फाइनली whatever financial supports are available to SSI unit are considered to be small and costly. कम है और बहुत महंगा है, क्योंकि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है. आपके ऊपर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा चार्ज किया जाता है. ये इसकी वजह से SSI इतना ज्यादा अच्छा डेवलपमेंट नहीं कर पाती है. Thus, the industrial finance is a system in India has been suffering from several drawbacks. तो अब रेमेडियल मेजर्स क्या, इसको दूर करने के लिए क्या करें? रेमेडियल यानी इसका इलाज क्या? तो इलाज ये सारे शॉर्ट कमिंग्स के लिए अटेम्प्ट यानी कोशिश करनी चाहिए इसको दूर करें, और जितना हो सके उतना ज्यादा फाइनेंस और विथ प्रॉपर सब बोलते हैं ना अपने क्या के प्रोसीजर के साथ में दिया जाना चाहिए. अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956, पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में बनी थी. वैसे तो पहले ने 1948 के अंदर फैक्ट्री एक्ट बनाया गया. 1948 के अंदर फैक्ट्री एक्ट बनाया गया, फिर वेजिस एक्ट बनाया गया, लेकिन कोई कंपनी एक्ट नहीं था. तो कंपनी एक्ट बना 1956 में पहले. उसके पहले भी कंपनी एक्ट था, पर वो ब्रिटिश का था. जो इंग्लैंड में था ना वही यहाँ अप्लाई करते थे. तो हमने खुद का बनाया पहला एक कब 1956 में, और उसको सुधारा कब 2013 में. अभी बाजू में जो लोग सीख रहे हैं ना सेकंड ईयर के अंदर, वो क्या सीख रहे हैं? अभी वही कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर वही चीज सीख रहे हैं. अभी जो 2013 के अंदर जो नया कानून आया ना, उसके कारण पूरा अकाउंट कैसे बनाना वो चेंज हो गया. इसी तरह से GST आने के बाद 2017 यानी 18 से सिलेबस चेंज हुआ. नाउ न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, रिजोल्यूशन यानी ऐसा बोलो एक्ट, कानून पास किया गया. तो पहले 1956 में जितनी भी इंडस्ट्रीज, इसमें ना नंबर गेम है सब, याद रखो. 3 कैटेगरी में अपने डिवाइड किया उसको. सबसे पहला शेड्यूल ए, उसमें 17 इंडस्ट्रीज है, राइट. 17 इंडस्ट्रीज में आर्म्स एंड एम्यूनिशन यानी गोला बारूद, एयरक्राफ्ट, रेलवे और ये सब आता है. इसमें ये पब्लिक यूटिलिटी मानी जाती है, मतलब जाहिर सुविधा. और ये सब जो चीजें ने वो सिर्फ गवर्नमेंट उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करती थी वो टाइम पे. और पूरा कंट्रोल किसका था? स्टेट यानी कि गवर्नमेंट का था. स्टेट लिखे तो मतलब राज्य, और राज्य का मतलब सरकार.
इसका मतलब गुजरात नहीं। ना शेड्यूल बी जो है ना, उसके अंदर 12 इंडस्ट्रीज थी। ये 12 इंडस्ट्रीज के अंदर ड्रग्स, प्लास्टिक एंड मशीन टूल्स आते हैं। हियर गवर्नमेंट वुड अंडरटेक द प्रोडक्ट प्रोडक्शन, यहाँ पे प्रोडक्शन कौन करता था? सरकार। बट प्राइवेट सेक्टर्स आर अलाउड एंड एक्सपेक्टेड टू एंटर इनटू दिस कैटेगरी टू सप्लीमेंट एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट को मदद करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को शेड्यूल बी में अलाउ किया जा रहा था, पर वो खाली मदद करे, समझे? द रिमेनिंग इंडस्ट्री, इसको शेड्यूल सी में रखा गया था, यानी थर्ड कैटेगरी में। उसमें मेजोरिटी किसके लिए था? प्राइवेट सेक्टर के लिए था। ज्यादातर इसमें कौन आता था? तो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज आती थी, बराबर, गवर्नमेंट। लेकिन याद रखो, गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट कंट्रोल उसके ऊपर रखा था, क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन चाहिए तो आपको क्या करना पड़े? गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन करनी पड़े। तो अगर तुमने कुछ भी गवर्नमेंट के खिलाफ किया तो इलेक्ट्रिसिटी कट, सिंपल। फिर फेयर एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ऑफ फॉर प्राइवेट सेक्टर। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है भेदभाव रहित, नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग। द पॉलिसी इंटेंडेड टू, इंटेंडेड मतलब हेतु राखो, इंटेंडेड का मतलब होता है हेतु राखो, टू एनकरेज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन प्राइवेट सेक्टर। फॉर दिस पर्पस द स्टेट वुड प्रोवाइड आएगा, यहाँ प्राइवेट लिखा है ना दूसरी लाइन में, उसकी जगह पे प्रोवाइड लिखो, PROVID, यानी वो ट्रांसपोर्ट, पावर और अदर फैसिलिटीज और फिजिकल असिस्टेंस, फिजिकल यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस सरकार की तरफ से मिलता था। दिस इज नेसेसरी, क्योंकि उस जमाने में प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं था और प्राइवेट सेक्टर कॉन्फिडेंस में नहीं था कि सरकार बराबर काम करेगी कि नहीं करेगी, इसलिए ये जरूरी था उस जमाने में। फिर एनकरेजमेंट टू विलेज इन स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। The policy decided to encourage expansion and development of the village and small scale enterprises. For this, government would apply different tax policy or give direct subsidy to these enterprises. Government also emphasized technological development and modernization in these enterprises. यानी गवर्नमेंट आपको है ना विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत मदद करती थी। उसके लिए टैक्स पॉलिसी बहुत लीनियंट यानी एकदम आसान रखी गई थी और उसको सब्सिडी भी दी जाती थी। फिर रिमूविंग रीजनल डिस्पैरिटीज, डिस्पैरिटीज का मतलब असमानता, रीजनल यानी स्थानिक। द पॉलिसी एम्फेसाइज ऑन अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज टू बैकवर्ड रीजन्स, यानी जितने भी पछात विस्तार है ना उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज आए उसके बारे में सोचा गया था, जिससे जो डेवलप्ड एरिया है उसकी जगह पे जो अंडर डेवलप्ड एरिया है उसका डेवलपमेंट ज्यादा हो। फिर एटीट्यूड टुवर्ड्स फॉरेन कैपिटल, द पॉलिसी स्टेटेड फॉरेन कैपिटल इज टू वेलकम ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। यानी जो फॉरेन कैपिटल थी ना वो किसके लिए बनाई जाती थी? सिर्फ अगर कंट्री में जरूरत हो, नहीं तो ही, नहीं तो नहीं। एंड इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट द कंट्रोल मस्ट बी केप्ट इन इंडियन हैंड्स, यानी जो भी कंट्रोल था वो कंट्रोल किसके हाथों में रखा जा रहा था? इंडियन लोगों के हाथों में रखा जाए। और ट्रेनिंग दी जाती थी इंडियन पर्सनल यानी इंडियन स्टाफ को के फॉर फाइनल रिप्लेसमेंट, यानी अगर 10 साल 12 साल हो जाए ना फिर तुम्हारे फॉरेन पार्टनर को छोड़ देने का और अपने खुद बिजनेस टेक ओवर कर लेने का, ऐसा माना जाता था। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 100% एग्जाम में आएगा, वो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। ये 15 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें डेटा है बराबर, काफी डेटा है इसके अंदर। जुलाई 24, देखो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ना उसमें जुलाई की 24 1991 में गवर्नमेंट ने अनाउंस की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। एग्जैक्टली ये तुम्हारा वही है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाला, राइट। अब उस वक्त हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस वक्त? PV नरसिम्हा राव। उन्होंने ये पॉलिसी जब अपनाई ने उसके बाद में इंडिया ने बहुत फास्ट प्रोग्रेस करना शुरू किया। पहले शुरुआत के 5 साल खराब गए, लेकिन उसके बाद में धीमे धीमे हमने प्रोग्रेस करना शुरू किया। पहले तो टू मेक इंडियन इकोनॉमी फ्री फ्रॉम अननेसेसरी कंट्रोल, पहला अननेसेसरी कंट्रोल को अंडरलाइन करो, अननेसेसरी कंट्रोल को अंडरलाइन करे।
दूसरा, हमारी इकोनॉमी को लिबरलाइजेशन से दुनिया भर की इकोनॉमी के साथ में, अंडरलाइन करो, इंटीग्रेट करेंगे। फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जितना भी दूसरी कंट्री से आता हो ने, वो आने के लिए हम उसको वेलकम करेंगे ऐसा। देन आफ्टर MRTP एक्ट में जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए, MRTP याद है ना, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, उसके रिस्ट्रिक्शन रिमूव करें। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में जितनी भी वीकनेस है, जितनी भी खामियां, उसको दूर करें। जो भी अभी तक फायदे इकोनॉमी ने बनाए हैं, वो सारे फायदों को आगे बढ़ाए। और टू मेंटेन हाई ग्रोथ इन प्रोडक्टिविटी, यानी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़े, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़े। गेनफुल का मतलब क्या, कि दोनों को फायदा होना चाहिए, काम लेने वाले को, काम देने वाले को। और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, यानी हमारी प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन कर पाए। अब पॉलिसी चेंजेस, फीचर्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, इंपॉर्टेंट चेंजेस इन NIP 1991। तो देखो, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी। अब इसमें सबसे पहले लाइसेंस लेना पड़ता था हर इंडस्ट्री को चालू करने के लिए, तो इन्होंने 18 इंडस्ट्री को छोड़ के बाकी सबके अंदर लाइसेंस को अबॉलिश कर दिया। बाद में कंपलसरी लाइसेंसिंग खाली 6 इंडस्ट्रीज में अब बनाए। किसमें किसमें, तो पहले अल्कोहलिक ड्रिंक यानी शराब की इंडस्ट्री, सिगारेट, फिर इलेक्ट्रॉनिक, उसके बाद में एरोस्पेस, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव यानी खान के अंदर काम करने के टाइम पे जो बॉम्ब से उड़ाते हैं ना उसको, वो सब, और हजार्डस केमिकल, और हजार्डस यानी नुकसान कारक जो केमिकल्स है वो। फिर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल यानी दवाई बनाने की कंपनी, ये सब के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट देखो, इन केस ऑफ डी लाइसेंस, यानी जिसके अंदर लाइसेंस लेना नहीं पड़ता, वैसी इंडस्ट्रीज के अंदर अब गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड को अंडरलाइन करें। फिर द एंटरप्रेन्योर हैव टू सबमिट ओनली इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम, खाली एक लेटर दे देना है, बराबर, एक लेटर दे देना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर इसके बाद में अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंडस्ट्री 10 लाख से कम पॉपुलेशन वाली सिटी में एस्टेब्लिश करना चाहते हो, लेकिन अगर किसी सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, तो इसके 25 किलोमीटर के बाहर आप इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो। 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होने तो 25 किलोमीटर का एरिया छोड़ देने का, उसके बाहर अपने इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो इंडस्ट्री स्टार्ट करते हो उसमें पोल्यूशन नहीं क्रिएट होता है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंटिंग, ये सारी इंडस्ट्री के अंदर आप सिटी में भी इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो। साथ में अनाउंसमेंट के बाद में, यानी 2005 तक 66,000 IEM, तो वो तो ऊपर आ गया, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम। और LOI, इसका मतलब होता है लेटर ऑफ इंटेंट। इसका मतलब क्या होता है, लेटर ऑफ इंटेंट। INTENT, इंटेंट का मतलब इंटेंशन, यानी मैं क्या करना चाहता हूँ ने, वो मेरा मकसद क्या है ना, उसका लेटर में लिख के गवर्नमेंट को प्रोवाइड करूंगा, उसको लेटर ऑफ इंटेंट बोला जाता है। अब इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 18,94,202 करोड़, और एम्प्लॉयमेंट 12 मिलियन, यानी 1.2 करोड़ लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट देने का सोचा। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो पहले फेरा था, वो अबोलिश कर दिया गया। फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को अबोलिश यानी खत्म कर दिया। फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज बीन एनकरेज्ड, यानी बाहर से इंडस्ट्री आए ना, उसके लिए टेक्नोलॉजी वो लेके आएगी, मार्केटिंग का एक्सपर्टीज उनके पास होगा, अच्छा मैनेजमेंट कर पाएंगे, एक्सपोर्ट प्रमोशन की पॉसिबिलिटी इंडिया में होगी। अब लिबरल प्रोविजंस आर डिक्लेयर्ड फॉर इजी एंट्री ऑफ FDI, यानी FDI को एंटर करने के लिए एकदम आसान से हम क्या कर पाएंगे, उसके अंदर प्रोविजन कर पाएंगे। दूसरी बात, 51% FDI was allowed in certain high priority industries, कुछ इंडस्ट्री के अंदर 51% FDI अलाउ किया जाता है। एंड फ्रॉम 9th May 2001 FDI is allowed up to 26% in defense production। ये अंडरलाइन करो, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ने डेटा लिखने का, बाकी ऊपर जो लिखा है ना वो सब डेटा अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। 26% डिफेंस प्रोडक्शन में,
49% बैंकिंग में और 74% टेलीकॉम में, और ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल के अंदर 100% लिखा गया है। होटल टूरिज्म में भी आएगा वो, यानी बाहर की होटल इंडिया में आ सकती है, तो आई है बहुत सारी होटल ऐसी। एक तो हयात होटल है, बराबर। उसके बाद में बॉम्बे के अंदर भी 2-3 होटल्स है, मैं बराबर से नाम नहीं प्रोनाउंस कर पाऊंगा क्योंकि अपने इतने पैसे कभी होते नहीं इतनी बड़ी बड़ी होटल में जाने के, इसलिए गरीब आदमी हूँ भाई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, FIPB, ये याद रखना है नाम, FIPB यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ये एस्टैब्लिश किया गया मल्टीनेशनल फर्म्स के साथ में नेगोशिएट करने के लिए। फिर आगे फॉरेन टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट, इसमें ये लिखा गया है कि ऑटोमेटिक अप्रूवल दे दिया जाता है। कौन सी इंडस्ट्री में, याद रखो हाई प्रायोरिटी। अब हाई प्रायोरिटी में क्या क्या आता है, सीमेंट, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये सब हाई प्रायोरिटी में आती है। इसमें आप लमसम पेमेंट $2 मिलियन का करो ने, तो वहां तक आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आगे इन अदर इंडस्ट्रीज ऑटोमेटिक परमिशन विल बी गिवन इफ नो फॉरेन एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड। अगर फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत ना हो तो फॉरेन एक्सचेंज के बिना की इंडस्ट्री के लिए तो आप डायरेक्ट, यानी इंडिया की कैपिटल के साथ में अगर एस्टैब्लिश करो तो डायरेक्ट परमिशन मिल जाती है। नो परमिशन वुड बी रिक्वायर्ड फॉर हायरिंग फॉरेन टेक्नीशियंस। अगर बाहर से कोई टेक्नीशियन आता है, उसको पैसा देना है, तो इसके लिए आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। अब पब्लिक सेक्टर, उसमें 17 इंडस्ट्रीज को लिखा गया है कि रिजॉल्व किया गया था कि 17 इंडस्ट्री को अपने रिजर्व रखेंगे पब्लिक सेक्टर के अंदर 1956 में, लेकिन अब ये सिर्फ 8 इंडस्ट्री हो गई। अब तो उसको भी कम करके खाली 3 इंडस्ट्री को कर दिया गया है। और इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्री आती है, एटॉमिक एनर्जी, मिनरल्स जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने स्पेसिफाई किया है, और रेल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री आती है उसमें। इट वॉज डिसाइडेड दैट द सिक यूनिट्स आर टू बी रिफर्ड। अब ये लिखा है सिक यूनिट, सिक यूनिट का मतलब क्या, वो यूनिट के जो यूनिट लगातार 3 सालों से लॉस करते जा रहे हैं और उसका वापस प्रॉफिट में आने का चांस बहुत कम हो गया है, या तो है ही नहीं चांस, ऐसे यूनिट को अपने सिक यूनिट बोलेंगे। टू बी रिफर टू द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस एंड रिकंस्ट्रक्शन, जिसको बाइफर बोला जाता है, ये फुल फॉर्म याद रखिए, बोर्ड ऑफ फाइनेंस इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, फॉर एडवाइस अबाउट रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, यानी पुनर्निर्माण या तो पुनर्गठन के बयान। और द पब्लिक सेक्टर विल बी प्रोवाइडेड अ मोर मैनेजमेंट ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी यानी फ्रीडम, आपको फ्रीडम दी जाती है पब्लिक सेक्टर को। और साथ में पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड्स भी अपने ऑफर कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास से पैसा भी ले सकते हैं, वर्कर्स और जनरल पब्लिक के पास से भी पैसा लेके क्या करेंगे, अपने जितने भी पैसे हैं जो उन्होंने इन्वेस्ट करके रखे हुए वो सबको वापस खींच लेंगे, जिसको बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको वापस बेच लेना किसी को और पैसे अपने कलेक्ट कर लेना। और इसे ही गवर्नमेंट ने 47,690 करोड़ कलेक्ट किए थे ऐसे ही। ये अगर आपको याद ना रहे तो नहीं लिखोगे चलेगा। डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन वो सेटअप, एक कमीशन है जो क्या काम करेगा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को इक्विटी डिसइन्वेस्टमेंट यानी मतलब किसी कंपनी को बेचने का काम करेगा, प्राइवेट पीपल को बेचने का काम करेगा। फिर आता है उसके बाद MRTP एक्ट। तो देखिए, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अडॉप्टेड इन द स्पिरिट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। यानी हम क्या करेंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन करने की बात करेंगे। इट वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड फॉर प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बट इट फेल्ड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। MRTP ने जो करना था वो किया ही नहीं। हमने क्या सोचा था कि हम बेकार में किसी के साथ में कंपटीशन ना करें, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। अब इससे क्या नुकसान हुए डिफेक्ट में, तो सबसे पहले पब्लिक सेक्टर खत्म हो गया, ऑलमोस्ट इरोजन, यानी अब 17 से 3 हो गए। तो इससे जो बेसिक और की इंडस्ट्रीज है ना उसके ग्रोथ के ऊपर असर पड़ा, ये जरूरी था पहले। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड रीजनल डिस्पैरिटीज, कुछ लोग पैसे वाले ज्यादा पैसे वाले होते गए और रीजनल डिस्पैरिटी मतलब जो एरिया वाइज जो बोलते हैं ना इनइक्वालिटी वो बढ़ती गई। प्राइवेट सेक्टर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर एक्सपांड हुआ और इससे ग्रेटर रिलायंस हमने मार्केट पे रखना शुरू किया। रिलायंस यानी भरोसा,
हमने ज्यादा भरोसा मार्केट पे रखना शुरू किया। ग्रेट रिलायंस ऑन मार्केट, पब्लिक सेक्टर का रोल रिड्यूस इसलिए हो गया क्योंकि मार्केट का रोल हमने ज्यादा सोचा, और हमने सोचा कि जो भी डिमांड एंड सप्लाई वही प्राइस को और क्या प्रोड्यूस होगा क्या नहीं होगा उसको डिसाइड करे। फिर foreign capital, with liberalization foreign capital entered in non priority sectors and transferred obsolete technology in India। लिबरलाइजेशन के साथ में जो फॉरेन कैपिटल है वो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर्स में इंडिया में एंटर हुई और उसको हमने ऑब्सोलिट यानी पुरानी टेक्नोलॉजी उसको ट्रांसफर की। फिर ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन foreign entrepreneurs have entered in Indian market and influence the decisions of domestic entrepreneurs। यानी बाहर के लोग इंडियन मार्केट में आते हैं और इंडियन मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने लगते हैं। मतलब कि उन्होंने जो सोचा ना वही प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ और वही इंडिया की डिमांड भी बन गई। विद दिस फॉरेन एक्सचेंज रेट, ट्रेड पॉलिसीज एंड फिजिकल पॉलिसी ये भी अफेक्टेड होती है, क्योंकि अगर हम बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रेट पहले सिर्फ 28 रुपये था, अब कितना हो गया है उल्टा 82 रुपीज। अब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस वक्त $1 यानी $1 था, बराबर। लेकिन आज कितना है, $1 के सामने 84 रुपीज, 82 नहीं 84 है, 83 के ऊपर समथिंग है। अब एम्प्लॉयमेंट अंडर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी विल लार्जली डिपेंड ऑन हाई प्रायोरिटीज इंडस्ट्रीज। हम ज्यादा किस पे डिपेंड करते हैं, हाई प्रायोरिटी यानी जिसके बिना हमारी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। दीज इंडस्ट्रीज आर कैपिटल इंटेंसिव, इसमें पैसा ज्यादा चाहिए। एनर्जी इंटेंसिव यानी इसमें पावर भी ज्यादा चाहिए। और मार्केट इंटेंसिव यानी मतलब उसमें मार्केट भी बहुत ज्यादा बड़ा चाहिए। सो दे जनरेट कंपैरेटिवली लेस एम्प्लॉयमेंट, और ये ज्यादातर क्या करते हैं, मशीन पे चलते हैं, इसलिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती नहीं है। अब ये डिफरेंस बिटवीन आपको 2.5 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। देखो इसमें पहले जो वर्ड को टिक करा उस पर ध्यान देना। पहले लिखा है क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरी में, जबकि 1991 में नो सच क्लासिफिकेशन। फिर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम एप्लीकेबल थी, लाइसेंस लेना पड़ता था, अब रिमूव कर दिया गया, यानी ओनली 5 इंडस्ट्रीज में थे सामने। फेरा और एमआरटीपी एप्लीकेबल था, अब ये दोनों को रिमूव कर दिया गया। फिर इट एम्फेसाइज ऑन प्रिवेंशन ऑफ मोनोपोली एंड कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स। और हमने क्या देखा, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के बारे में सोचा था, लेकिन यहाँ पे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद हमने देखा कि इकोनॉमिक पावर कुछ लोगों के हाथ में चला गया और रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। और यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का रोल 1956 में ज्यादा माना गया था और 17 इंडस्ट्रीज को हमने पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व रखा था। यहाँ पे यही जो रिजर्वेशन है वो खाली 3 इंडस्ट्री के लिए हो गया। अंडर द पॉलिसी ऑफ 1956 द डेवलपमेंट वाज डिपेंडेंट अपॉन रोल ऑफ ए गवर्नमेंट, यानी हम गवर्नमेंट के रोल को ज्यादा डिटेल में मानते थे, लेकिन यहाँ पे हमने प्राइवेट सेक्टर के रोल को ज्यादा अच्छी तरह से समझा। ओके, और ज्यादा रिलायंस हमने मार्केट को दिया, यानी भरोसा हमने किस पे रखा, ज्यादा मार्केट फोर्सेस के ऊपर रखा। तो ये आपका 3rd यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हुआ।